मध्य प्रदेश के बरगी डैम की वो घटना, सच कहूं तो वो कोई आम हादसा नहीं था। आज के इस विश्लेषण में हम ग्राउंड रिपोर्ट्स और पक्के सबूतों के आधार पर उस पूरी त्रासदी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम की कुछ भयानक गलतियों ने एक हंसते खेलते दिन को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। इस हादसे की असल गहराई को समझने के लिए हमें उस दर्दनाक सच से शुरुआत करनी होगी जिसने वहां मौजूद रेस्क्यू वर्कर्स तक को अंदर से हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, पानी के अंदर पूरे 12 घंटे के बाद एक ऐसा शव मिला जिसे बाहर निकालना सबसे मुश्किल काम था। वो एक माँ और उसके छोटे से बच्चे का शव था। बच्चा डर के मारे अपनी माँ के सीने से बुरी तरह लिपटा हुआ था और माँ ने उसे अपनी बाहों का एक सुरक्षा कवच पहना रखा था। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मौत के बाद भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सका। वहां मौजूद रेस्क्यू टीम के सदस्यों के मुंह से भी बस यही निकल रहा था कि ऐसा कौन सा पत्थर दिल इंसान होगा जो इस माँ और बच्चे को इस हाल में देखकर एक पल के लिए रो ना पड़े। तकनीकी कमियों या आंकड़ों की बात करने से पहले ये दिल दहला देने वाली बात हमें उस भारी मानवीय कीमत की याद दिलाती है जो इस हादसे में चुकाई गई। चलिए अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं, जो खुद में एक बेहद चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला काम था। शून्य, जी हाँ, जीरो। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये पानी के अंदर विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता का लेवल था। डाइविंग टीम ने साफ बताया कि डूबे हुए क्रूज के अंदर कुछ भी देख पाना बिल्कुल नामुमकिन था। बहुत ज्यादा मैले पानी ने इस पूरे ऑपरेशन को गोताखोरों के लिए अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बना दिया था। और हालात कितने भयानक थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोहे की मुड़ी हुई रॉड्स और टूटे हुए मलबे के बीच रास्ता बनाने के लिए एनडीआरएफ और आगरा की पैरामिलिट्री टीम को बाकायदा गैस कटर और हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। मलबा इतना संकरा था कि एक बहुत ही ट्रेंड गोताखोर भी उसमें फंस गया था, जिसे बाद में बचाना पड़ा। और एक बड़ी बात यह है कि जब तक आधिकारिक टीमें वहां पहुंचीं, उससे काफी पहले ही वहां के स्थानीय मजदूरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया था। अगर हम सीधे सीधे डेटा की बात करें तो इस चार्ट में सच्चाई बहुत ही खौफनाक नजर आती है। उस वक्त क्रूज पर जो 37 लोग सवार थे, उनमें से 22 को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 9 लोगों के शव बरामद हुए और 6 लोग तो लापता ही बताए गए। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि यह हादसा कितने बड़े स्केल का था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे सुरक्षा नियमों की अनदेखी और कुछ जानलेवा लापरवाहियों ने मिलकर इस आपदा को जन्म दिया। इस टाइमलाइन को देखिए। शाम के 6 बजे डैम पर जो भयानक तूफान आया, उससे पहले की चेतावनियां बिल्कुल साफ थीं। मौसम विभाग ने पहले ही तूफान का अलर्ट जारी कर दिया था। यहां तक कि स्थानीय लोगों ने भी ड्राइवर को खतरे के बारे में बताया था। लेकिन हुआ क्या? इन सारी चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया, जिसका सीधा और दर्दनाक नतीजा क्रूज के डूबने के रूप में सामने आया। अब ये जो बात सामने आ रही है वो बहुत ही हैरान करने वाली और उतनी ही दुखद है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि क्रूज पर लाइफ जैकेट मौजूद तो थे, लेकिन तूफान के वक्त वे स्टोर रूम के अंदर ताले में बंद पड़े थे। जब पानी अंदर भरने लगा तब जाकर कहीं ताला तोड़ा गया, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। किसी एक भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। ताले में बंद लाइफ जैकेट्स वाली बात तो थी ही, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बात निकल कर आई। मध्य प्रदेश टूरिज्म के मैनेजर ने खुद मीडिया के सामने ये बात कबूल की कि इतने विशाल बरगी डैम पर आंधी तूफान का पता लगाने के लिए कोई वेदर गेज या मौसम मापने का उपकरण था ही नहीं। मतलब सुरक्षा के जो बेसिक नियम होते हैं, उन्हें सिर्फ एक कागजी फॉर्मेलिटी समझकर ऑपरेटरों द्वारा किनारे कर दिया गया था। जैसे जैसे इस हादसे की परतें खुल रही हैं, अब जवाबदेही की मांग भी बहुत तेज हो गई है। दिल्ली और केरल जैसे अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है और अब न्याय के लिए आवाजें उठ रही हैं। अब यहां लोगों का जो गुस्सा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। कई आलोचकों और स्थानीय नेताओं का साफ तौर पर यह दावा है कि ये कोई नॉर्मल दुर्घटना नहीं थी। उनका मानना है कि अगर सरकारी लापरवाही की वजह से इतने परिवारों का घर उजड़ा है, तो ये सीधे सीधे एक सरकारी हत्या है और इसके लिए क्रिमिनल केस दर्ज होना ही चाहिए। हम यहां बिना किसी पक्ष को लिए ये बता रहे हैं कि ग्राउंड पर पब्लिक का रिएक्शन कितना उग्र है। इस बात को लेकर प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि सरकार अपने लापरवाह अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। लोगों को इस बात से भी काफी नाराजगी है कि इतनी बड़ी घटना पर मुख्यमंत्री खामोश क्यों हैं। लोग याद दिला रहे हैं कि कफ सिरप और दूषित पानी जैसी जो पिछली त्रासदियां हुई थीं, तब भी ऐसी ही खामोशी थी। और अब जनता की सीधी मांग है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए।
क्या एक आम इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती है? सच कहूं तो ये सवाल इस वक्त वहां के पूरे समाज में गूंज रहा है। ये सवाल सीधे तौर पर नागरिक सुरक्षा के उन मानकों को चुनौती दे रहा है जहां ऑपरेटरों द्वारा मुनाफा तो पूरा वसूला जाता है, लेकिन जब बात आम लोगों की सेफ्टी की आती है तो जवाब शून्य मिलता है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि पर्यटकों को खुद अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। कभी भी किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाने पर हम सबको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्टेप 1, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लाइफ जैकेट जैसे सेफ्टी गियर आसानी से मिल रहे हैं या नहीं, कहीं वो ताले में तो बंद नहीं है। स्टेप 2, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑपरेटर मौसम को लेकर सच में अलर्ट हैं या नहीं। और आखिरी स्टेप, किसी भी एडवेंचर से ज्यादा हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा को अहमियत देनी चाहिए। अगर कोई नाव सुरक्षित नहीं लग रही तो उस पर चढ़ने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपनी जान की सुरक्षा कभी भी लापरवाह ऑपरेटरों के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। हम एक समाज के तौर पर यह कैसे पक्का कर सकते हैं कि सिस्टम में लोगों की जवाबदेही हमेशा के लिए तय हो? ऐसा क्या किया जाए कि सुरक्षा के नियम सिर्फ कागजों में दबकर ना रह जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी और मासूम को अपनी जान ना गंवानी पड़े।